गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। अब पुराने और न्यू रिलीजन्स जो आए इन 1000 ईयर्स में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। जिन 1000 सालों की हम बात कर रहे हैं, उन 1000 सालों की हिस्ट्री में बहुत सारे रिलीजन्स आए, रिलीजियस ट्रेडिशंस आए, जो कि वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट हुई। पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव। जो लोगों का विश्वास था एक डिवाइन में, एक सच्ची ताकत में, वो क्या था, बहुत ही डीपली पर्सनल था। बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव, बट वो एक साथ उस चीज़ को एक साथ लेके चलते थे। द कलेक्टिव बिलीफ इज़ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन was often closely connected with the social and economic organization of local communities। जो कलेक्टिव बिलीफ था सुपर नेचुरल एजेंसी का, जिसको रिलीजन कहते हैं, वो क्या था, एक क्लोजली कनेक्टेड था सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन लोकल कम्युनिटीज़ की। मतलब जो भी सोशल कम्युनिटीज़ उस टाइम पे चल रही थी, जो भी इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ उस टाइम पे चल रही थी, ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी हुई थी, उन सब का उस रिलीजन के साथ क्लोज कनेक्शन था। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव। जैसे जैसे ये जो सोशल वर्ल्ड था, ये ग्रुप का जो सोशल वर्ल्ड बनाया हुआ था, जो लोग जातीज़ बन रही थी उस टाइम पे, ग्रुप्स बन रहे थे, लोग घरों को घर बना रहे थे, सिटीज़ बना रहे थे और फॉरेस्ट को काट रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो उनका बिलीव था उस ग्रुप का, वो भी चेंज हो रहा था। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today। यही टाइम था जबकि बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हो गए, जिसको हम हिंदुइज़म बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmanas, the priests, as dominant groups in society। यही टाइम था जब हिंदुइज़म में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हुए थे। लोगों ने बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना स्टार्ट कर दी थी, नए नए देवी देवता आ रहे थे। द कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स की जो मंदिर थे उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी रॉयल्टी से, मतलब कि उनको अच्छे से सजाया जा रहा था, उनको गहने वगैरह डाले जा रहे थे, सोना चढ़ाया जा रहा था। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण जो ग्रुप था उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी, प्रीस्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी, और वो एक डोमिनेंट ग्रुप बन गए थे। मतलब सबको अपने डोमिनेंस के अंदर लाना शुरू कर रहे थे ब्राह्मण्स। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे, सिर्फ उन्हीं को संस्कृत की नॉलेज थी, इसलिए उनका जो अपने जो कम्युनिटी थी, उनका जो उस टाइम पे सोसाइटी थी, उसके अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट आ गई थी, क्योंकि वही थे जो संस्कृत को पढ़ पाते थे। Their dominant position was consolidated by the support of their patterns, new rulers searching for prestige। उनकी जो पोजीशन थी, जो डोमिनेंसी थी, वो किसकी वजह से आ रही थी, जो पैटर्न्स थे, नए नए जो राजा जो अपनी क्या बोलते हैं प्रेस्टीज के लिए सर्च कर रहे थे कि हमें इज्जत मिलनी चाहिए, हमें यहाँ पे राजा बनना है। तो जो न्यू रूलर्स आ रहे थे, उनके साथ उनकी बहुत सारी जो इम्पोर्टेंस है प्रीस्ट की, वो बढ़ती जा रही थी। जो ब्राह्मण से उनकी इम्पोर्टेंस, जो डोमिनेशन जो है, वो बढ़ती जा रही थी। जैसे आपने देखा होगा चाणक्य जो थे, उन्होंने उस टाइम पे क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को उस टाइम पे राजा बनाया था, उन्होंने उसकी हेल्प की थी, तो उनका एक अलग ही ओहदा बन गया था, एक अलग ही रिस्पेक्ट बन गई थी उस टाइम पे।
One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti. ये जो मेजर डेवलपमेंट थी इस काल में, इस पीरियड में जो मेजर डेवलपमेंट थी इन द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, भक्ति का जो आइडिया था उसको बढ़ावा मिल रहा था. ऑफ अ लविंग पर्सनल डिटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट्स और इलेबोरेट रिचुअल्स. अब वो किसकी भक्ति कर रहे थे? अपने देवताओं की, जिनको वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मान रहे थे और जिनको कि प्रीस्ट उस टाइम पे बोलते थे और रिचुअल्स जिनके लिए बना देते थे कि हाँ इसको ऐसे खुश करना है, इसको इस तरीके से खुश करना है, इस देवता को, इस गॉड को इस तरीके से खुश करना है. वो अपनी एक रीत चला रहे थे, एक अपना ही रिचुअल्स फॉर्म कर रहे थे जो लोगों को वो बोलते थे कि ये बहुत ज़रूरी है, उसको एसेंशियल है, उसको फॉलो करना, नहीं तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे. और भक्ति के आइडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था. उनको ये नहीं बताया जा रहा था कि एक्चुअली में भक्ति क्या है. यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8. हम इन चीज़ों के बारे में, भक्ति के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, प्रीस्ट कैसे कैसे ब्राह्मण्स उनको बता रहे थे, क्या क्या और चेंजेस आ रहे थे या क्या क्या ट्रेडिशंस आ रहे थे, उन सब के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. अब पैटर्न्स क्या होते हैं? एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्सपर्सन, अ लर्नड मैन और अ नोबल. तो इनको हम पैटर्न बोल रहे थे उस टाइम पे, जो कि अपनी एक अलग से पहचान बनाना चाहते थे. अब दिस वॉज द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. ये वही काल था, यही 1000 ईयर्स थे जिसके बीच में कि जो न्यू रिलीजन्स हैं, नए नए जो रिलीजन हैं वो क्या आ रहे थे, सब कॉन्टिनेंट में एंटर हो गए थे. मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century. 7th century में कुछ व्यापारी थे, माइग्रेंट्स थे, जो कि होली कुरान की टीचिंग को इंडिया में लेके आए थे. मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक. जो मुस्लिम्स थे उन्होंने कुरान को अपनी होली बुक बना दिया था, उन्होंने कुरान को अपनी बहुत ही धार्मिक बुक बना दिया था. एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड. उन्होंने एक भगवान की सोवरेनिटी को मान दिया था. जैसे हिंदुइज़्म में बहुत सारे देवी देवताओं को मानने लगे थे उस टाइम पे, उन्होंने एक भगवान को मान लिया जिसको उन्होंने अल्लाह बोल दिया. whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him. जिसके प्यार, मर्सी और बाउंटी ने उन सब को एक साथ बांध के रखा है और लोग उनके बारे में बिलीव करने लगे, उसको मानने लगे. विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड. उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से पैदा हुआ है, इसको किसने फॉलो किया है, किस तरह से ये चलता है. बस लोग उसको मानने लगे और एक भगवान को अपनी तरीके से मानने लगे कि अल्लाह ही उनको सब कुछ कर रहा है. उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं ये कैसे स्टार्ट हुआ है, उनके लिए भगवान ने ये सब कुछ आके बोला है. Many rulers were patrons of Islam and the ulamas, learned theologians and jurists. बहुत सारे रूलर्स जो थे वो क्या थे, पेट्रन्स थे इस्लाम के और उलामाज के. उलामाज कौन थे? लर्नड थियोलॉजियंस एंड ज्यूरिस्ट्स. उस टाइम पे जो भी न्याय करते थे वो सारे थियोलॉजिस्ट थे, वो सारे. And like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways in its followers. जैसे हिंदुइज़म में उन्होंने देवताओं का नाम लेके अलग अलग ट्रेडिशंस फैलाए, अलग अलग चीज़ों को बढ़ावा दिया, वैसे ही इस्लाम के जो लोग थे जिन्होंने इस्लाम को फॉलो करने को कहा, वो भी अपने फॉलोअर्स को अलग अलग तरीके से उसको मानने के लिए इंटरप्रेट करते रहे. वैरायटी ऑफ वेज उन्होंने बताए उनको कि कैसे कैसे इसको फॉलो किया जाता है, क्या किस किस चीज़ों को हमें पालन करना है.
There were the Shia Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community. शियाज जो थे, शिया मुस्लिम जो थे, उन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का सन इन लॉ था, जो उनका दामाद था, वही जो है अली, जिसका नाम अली था, वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। वो मुस्लिम कम्युनिटी का लेजिटिमेट लीडर है, वारिस है। एंड द सुन्नीज, जो उस टाइम पे सुन्नी मुस्लिम थे, हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी। जो सुन्नीस थे उन्होंने बोला कि जो उस टाइम पे अर्ली लीडर थे, खलीफा जो थे, वो उनके लीडर हैं। एंड द सक्सीडिंग खलीफाज, और जो उनके आगे सक्सीडिंग खलीफाज हैं वो सब उनको चला रहे हैं, तो वो उनकी मानने लग गए। तो सुन्नीस जो थे, शियाज जो थे, वो बोलते थे प्रॉफिट मोहम्मद का सन इन लॉ जो है वो उनका वारिस है, और सुन्नीस जो थे वो कहते थे जो खलीफाज हैं वो उनके लीडर्स हैं। देयर वर अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ, हनीफी एंड शाफी, मेनली इन इंडिया। और भी ज़्यादा एक और डिफरेंस था जो कि उनके अंदर आ रहा था, वो था उनका स्कूल ऑफ लॉ। जो उस टाइम पे लॉ बनाया गया था, कानून बनाया गया था, उनके स्कूल को उन्होंने अलग अलग से हनाफी और शाफी करके बांट दिया गया था। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस, उनकी सोच में और उनकी जो ट्रेडिशंस थे जिसको वो मानते थे, मतलब जिसको वो अपने बिलीफ को मानते थे, उसके ट्रेडिशंस को भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया था, अलग अलग वेज बना दिए थे, उसको डिफरेंसेस बना दिए थे कि ये ऐसे करेंगे, इसको अलग तरीके से करेंगे। उनकी सोच में अलग अंतर आ गया था। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब समय के बारे में देखेंगे और क्या हिस्टोरिकल पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें चली। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, days or years, as a clock or a calendar। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने टाइम को सिर्फ ये नहीं देखा कि समय घंटों के हिसाब से बीत रहा है, दिन बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं, घड़ी चल रही है या कैलेंडर चल रहे हैं। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स। टाइम सिर्फ यही नहीं कि क्लॉक चेंज हो रही है या घंटे चल रहे हैं या कैलेंडर चेंज हो रहा है, वो ये कहते थे सिर्फ टाइम ही नहीं आगे बढ़ रहा है, साथ साथ में जो है सोशल रिफॉर्म्स भी चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमी भी चेंज हो रही है, इकोनॉमिक ट्रेडिशंस भी चेंज हो रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के तरीके भी चेंज हो रहे हैं, ओके। और जो आइडियाज़ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो भी बिलीव्स के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments। जो टाइम की स्टडी थी, जो टाइम की पढ़ाई थी, जिसको वो टाइम के जिस तरीके से वो पढ़ते थे, जिसको वो उस तरीके से देखते थे कि टाइम, इस टाइम में क्या हो रहा है, इस टाइम में क्या हो रहा है, उसकी स्टडी को उन्होंने बहुत आसान बना लिया था। उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको लार्ज सेगमेंट्स बना दिए, जिनको बोला गया पीरियड्स। एक काल बना दिया गया। इस काल में जैसे आप क्लासेस पढ़ते हैं, आपने देखा आपके टाइम टेबल में अलग अलग पीरियड्स होते हैं, इस पीरियड में आप ये करेंगे, इस पीरियड में ये करेंगे। वैसे ही उन्होंने समय को अलग अलग पीरियड्स में बांट दिया। दैट पोजेसेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं, ओके। जिन्होंने अपना भाग बना दिया कि ये इस भाग में ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इस पीरियड में ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इन द मिडल ऑफ द 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट्स। 19th century के मध्य भाग में, मिडल में, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे, ब्रिटेन के जो हिस्टोरियंस थे जो इंडिया आए थे, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 मुख्य भागों में बांट दिया गया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश।
एक को हिंदू नाम दे दिया गया, एक को मुस्लिम नाम दे दिया गया, एक को ब्रिटिश नाम दे दिया गया। उन्होंने डिवाइड एंड पॉलिसी का नाम लिया था, जिनको बांट दिया गया ताकि लोग एक साथ ना रहें, क्योंकि आपको पता है एकता में ही बल है। तो उन्होंने उसको तोड़ दिया कि एकता ही नहीं रहेगी तो उनके पास इतनी ताकत नहीं रहेगी। दिस डिवीज़न वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। ये जो डिवीज़न उन्होंने की थी, ये इस बेस से की थी कि जो आपका रिलीजन है, जो आपका धर्म है, जो आपका धर्म जिसको आप पालन करते हो, वही आपकी पीरियड को बांट देता है, वही आपके पीरियड्स को बनाता है। एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। और उन्होंने सिर्फ धर्म को ही इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चेंज हो रही हैं, सोशली एक इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, सोशली कैसे उसमें बढ़ोतरी हो रही है, सोशली हमें कैसे काम करना है, हमें कैसे इकोनॉमिकली अपने देश के बारे में सोचना है, लोगों के बारे में सोचना है। उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने रिलीजियसली उनको अलग अलग भागों में बांट दिया, क्योंकि रिलीजन की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई थी। Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. ये जो रिलीजन्स थे, ये जो डिवीज़न थी इस टाइम पे जो ब्रिटिश ने की, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने की थी, उन्होंने जो सब कॉन्टिनेंट की डाइवर्सिटी थी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, उसको छिन्न भिन्न कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया और उसको इग्नोर करने लग गए लोग। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। कुछ जो हिस्टोरियंस थे वो इस पीरियडाइजेशन को आज भी मान रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी डिवीज़न जो है वो चल रही है। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। Most look to economic and social factors to characterize the major element of different movements of the past। अब इकोनॉमिक्स और सोशल फैक्टर्स जो कि कैरेक्टराइज कर रहे थे मेजर एलिमेंट को, जो कि मूवमेंट चल रहा था पास्ट में, उसको देखने लग गए, उसको ज़्यादा ध्यान में लाने लग गए। The histories you read last year included a wide range of early societies, hunters, gatherers, early farmers, people living in towns and villages, early empires and kingdoms। आपने पिछले साल हिस्ट्री में जो अपने थोड़ा सा पढ़ा होगा उसमें देखा होगा कि बहुत सारे अर्ली सोसाइटीज़ बन गई हुई थी। हंटर्स की, गैदरर्स की सोसाइटी बन गई, अर्ली जो पुराने फार्मर्स थे उनकी सोसाइटी अलग से बनी हुई थी, अर्ली एम्पायर्स थे, अर्ली किंगडम्स थे, कुछ लोग टाउन में रहना स्टार्ट हो गए थे, कुछ लोग अभी भी विलेजेस में रह रहे थे। तो वो उस टाइप से बंटे हुए थे उस टाइम पे। हिस्ट्रीज you will be studying this year are often described as medieval। जो इस साल हम हिस्ट्री पढ़ेंगे वो क्या है, उसको मिडीवियल हिस्ट्री कहा जाता है, उसको ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं कहा जाता। एक बार वेपन्स जब एग्जिस्ट हो गए तो नई हिस्ट्री आ गई, उससे पहले जो हिस्ट्री थी उसको ओल्ड हिस्ट्री बोला गया था। You will find out more about the spread of peasant societies। अब जो है पेजेंट सोसाइटी का स्प्रेड हो गया था, फैलने लग गए थे। एंड द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशंस। अब इम्पीरियल और स्टेट फॉर्मेशन, जो रीजनल स्टेट फॉर्मेशन थी वो बनने लग गए थे, वो उनका राइज हो रहा था, वो बढ़ते जा रहे थे। समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। और कभी कभी तो ये जो जंगल में लोग रह रहे थे, जो कि और जो पेस्टोरल चीज़ें, मतलब जो कि घास में खाली मैदान में जो रह रहे थे, उन सब के बारे में उनकी क्या बोलते हैं, उनकी कॉस्ट पे इन सब को ड्वेल होना स्टार्ट हो गए। ये स्टेट जो है फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज़म एंड इस्लाम आर मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिशन कंपनीज।
और इसी काल में जो है हिंदुइज़्म और इस्लाम जो है वो मेजर रिलीजन्स बन गए थे और यूरोपियंस भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए थे ट्रेडिंग कंपनीज़ के साथ। These 1000 years of Indian history witnessed considerable change। ये जो 1000 साल थे इन्होंने इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस देखे। जैसे आपने देखा पहले पत्थरों पे लिखा जाता था, बाद में पेपर का एग्जिस्टेंस हुआ 13th या 14th सेंचुरी में पेपर आना स्टार्ट हो गए, लोगों ने पेपर पे लिखना स्टार्ट किया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाना स्टार्ट किया, आर्चीव्स बने, लाइब्रेरीज़ बनी, उसको रखना स्टार्ट किया कि हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, उसको कोई पढ़ के उसके बारे में और आगे खोज कर सकता है, लोगों के काम आ सकती है। सोशल रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हो गए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हुई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हुई, वेपन्स आए, व्हील्स के नए नए तरीके और ज़्यादा व्हील्स फॉर्म हुए, इरिगेशन के लिए काम किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आई और कुछ रिलीजन्स भी यहाँ पे फॉर्म हुए, जैसे कि हिंदुइज़्म के और भी, जैसे हिंदुइज़्म पहले से फॉलो कर रहे थे लोग, लेकिन हिंदुइज़्म को और ज़्यादा देवी देवताओं का आगमन हुआ, उनको फॉर्म किया गया और ज़्यादा देवी देवताओं को लोग मानने लगे। कुछ रिलीजियस बिलीव्स लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिए। प्रीस्ट जो कि उस टाइम पे संस्कृत को जानते थे उन्होंने इसी चीज़ को बढ़ावा दिया। इस्लाम का स्थापना हुई, इस्लाम एग्जिस्टेंस में आया, इस्लाम इंडिया में एंटर हुआ। इसी दौरान में इस्लामिक चीज़ों को लोगों ने अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट किया, उसको रिलीजन बना दिया गया, लोगों ने उसके पीछे का सच नहीं देखा। उसके बाद इंग्लिश पीपल आए, उन्होंने अपना रिलीजन बनाया। हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया, जो कि रिलीजन के बेस पे बना दिया गया, जिसमें सोशल चीज़ें नहीं देखी गई, कल्चर नहीं देखा गया, इकोनॉमी नहीं देखी गई, लोगों की बढ़ोतरी को नहीं देखा गया, बल्कि उनको रिलीजियसली डिवाइड कर दिया गया कि सबके रिलीजन अलग हैं तो आपको अलग अलग तरीक़ों से रहना पड़ेगा। आफ्टर ऑल द 16th and 18th century were quite different from the 8th and the 11th। और 16th और 18th सेंचुरी जो थी वो 8th और 11th सेंचुरी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी थी। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problems। अब इस पूरे एंटायर पीरियड को एक हिस्टोरिकल यूनिट बताना ये बहुत मुश्किल हो गया था। Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period। जो मिडीवियल पीरियड है उसको मॉडर्न पीरियड के साथ कंट्रास्ट किया जाता है, उसको उसके साथ मिला दिया जाता है थोड़ा सा। मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। अब जो मॉडर्न पीरियड था उसमें थोड़ी सी मटेरियल प्रोग्रेस की बढ़ोतरी हो गई थी, लोग रिलीजियस बिलीफ्स पे चलना थोड़ा कम कर गए थे, एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, एक दूसरे के साथ इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट जो है वो बढ़ गई थी। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मिडीवियल पीरियड वॉज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर। इससे आपको ये पता चला कि जो मिडीवियल पीरियड है उस टाइम में चेंज का बहुत ही कम, द मिडीवियल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर। जो मिडीवियल पीरियड था उसमें सजेशन जो चीज़ें थी वो बहुत कम चेंज हुई, बट ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस वाज नॉट द केस। इन चीज़ों को देखा जाए तो जो मिडीवियल चीज़ों में प्रोग्रेस थी वो बहुत कम थी, बट लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था। जैसा आपको बताया कि हिस्ट्री का जो मिडीवियल पीरियड था वो इतना आसान नहीं था, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, उसको एक भाग में लेना इतना आसान नहीं है। During these 1000 years, the society of the subcontinent was transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies। इन्हीं 1000 साल के पीरियड में, इसी 1000 साल के दौरान जो सोसाइटी थी सब कॉन्टिनेंट की वो ट्रांसफॉर्म कर दी गई थी, चेंज कर दी गई थी, और जो इकॉनमी उस टाइम पे इकॉनमी थी अलग अलग भाग की, अलग अलग रीजन्स की,
वो एक प्रोस्पेरिटी पे पहुंच गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा गया था उस टाइम पे। और यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उनकी नज़र इंडिया की दौलत पे पड़ गई थी, इंडिया की इकॉनमी पे पड़ गई थी कि ये लोग किस तरह से विकास कर रहे हैं। एज यू रेड दिस बुक, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेसेस एट वर्क। जैसा कि आपने इस किताब में पढ़ा, आप इस किताब में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कैसे कैसे हिस्ट्री में चीज़ें चेंज हो गई, कैसे कैसे काम चेंज हुआ, कैसे कैसे लोग चेंज हुए, कैसे कैसे नई नई चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वट यू रेड इन दिस बुक विद वट यू रेड लास्ट ईयर। आप ये भी देखेंगे आपने इस किताब में जो पढ़ा है और आपने पिछले साल जो पढ़ा है उसमें कितने कितने डिफरेंसेस आ गए हैं। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड continuities wherever you can and look at the world around you to see what else has changed or remained the same। आप ये देख सकते हैं पिछले साल जो आपने पढ़ा वो क्या था, इस साल आप मिडीवियल पीरियड जब पढ़ेंगे आप देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें सिमिलर रही। और अभी आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि तब जो हम पढ़ रहे हैं तब से लेके अभी तक कितने चेंजेस आए हैं और कितनी सिमिलैरिटीज़ रही हैं। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेम रही हैं, हम खाना खाते हैं, हम लोग घर में रहते हैं, वो सब चेंज है, बट जो डिज़ाइंस हैं वो चेंज हो गए हैं, रहने का तरीका चेंज हो गया है, रिलीजन के बिलीफ का चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजन्स एग्जिस्टेंस में आ गए हैं। पहले जो थे इतने रिलीजन्स नहीं होते थे, लोग सिंपल लाइफ बिताते थे, जंगल होते थे, पेड़ होते थे, लोग उनको काट दिया गया है। पहले लोग खेती को मेन व्यवसाय मानते थे, खेती को बढ़ावा देते थे, खेती को ख़त्म कर दिया गया है, इंडस्ट्रीज़ को मेन बना दिया गया है। इंडिया बहुत ज़्यादा एक ग्रोइंग कंट्री थी जिसको सिर्फ ग्रोथ और लोगों के साथ एक दूसरे के साथ रहना पसंद था, बट उनको डिवाइड कर दिया गया और ये डिवीज़न अभी तक होती जा रही है। तो ये थे 1000 ईयर्स जो कि हुए, जिनके अंदर की पूरी आपकी ये इस किताब में दिया गया है। ये पूरे 1000 ईयर्स की जर्नी है। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप मेरे को फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको जिसका डेफिनेशंस लिखनी है, जैसे हिंदुइज़म आया था, हिंदुइज़म क्या था, फिर कौन कौन सी चीज़ें, कौन सा ग्रुप इस टाइम पे डोमिनेट कर रहा था, किसकी हेल्प से डोमिनेट कर रहा था, पैटर्न्स क्या थे, फिर उसके बाद इस्लाम कहाँ से आया, इस्लाम के कौन से 2 पार्ट्स थे, किस किस को फॉलो करते थे, फिर उसके बाद ब्रिटिश हिस्टोरियन ने किस टाइप से टाइम को डिवाइड किया, कौन कौन से पीरियड्स बनाए, उनमें क्या क्या चेंजेस थे, फिर पहले क्या कौन कौन से ग्रुप्स थे, उनको फिर बाद में चेंज किस तरीके से किया गया। तो ये पूरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी में क्या क्या चीज़ें आई इंडिया में। तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप इसके पूरे नोट्स बनाएंगे और मेरे को सेंड कर देंगे। जो जो बच्चा नोट्स बनाएगा उसकी प्रेजेंट लगेगी, बाकी बच्चों की एब्सेंट लगेगी। तो आपको कुछ भी पूछना हो इस पूरे चैप्टर से आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।